कोई और चीज हो जाए तो अब उसको हम 8 से 2 मिनट रिस्पांस टाइम पे लेके आ जाएंगे, जो हमारा आज 4:30 बजे उसका भी इनॉग्रेशन है। फिर इसके साथ जब एक्सीडेंट होते थे खैबर पख्तूनख्वा से हमने आगाज किया, पंजाब से और बाकी सूबों से हमने रिक्वेस्ट की है 1122 जो है वो मोटरवे पुलिस के साथ मिलके हमारे केपी के तमाम सड़कों पे इस वक्त अवेलेबल होगी। ऑपरेशन मिनी ऑपरेशन थिएटर भी आप उसको कह सकते हैं, वो तमाम सहूलियात भी अवेलेबल होगी। और आखिर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ हमारी बात चल रही है मोटरवे पुलिस के केस के लिए कि हम पेट्रोलिंग जो है वो ड्रोन के थ्रू लेके आए कि ताकि हमारा मेन पावर भी कम हो और हम पूरी सड़कों के ऊपर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलिंग भी बेहतर कर सकें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। रेवेन्यू 50 बिलियन एक इदारे का बढ़ रहा, दूसरे इदारे का 10 अरब से 18 बिलियन तक चला गया। जितने प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया था उसके ऊपर हमने अमल दरामद करने की कोशिश की और मैं शिबली फराज साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम सबको ये कहा कि मुल्क में पहली दफा हो रहा है कि आप जाके कौम के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखें। कभी भी ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। फवाद चौधरी साहब आप यहाँ पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन साहब का, जिन्होंने ये एक इवेंट अरेंज किया। और बिल्कुल सही कह रहे थे मुराद सईद के, इस तरह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह मीडिया के सामने आएँ और अपनी अपनी वजारत जो है उसको उसकी कारकर्दगी जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, 4 बुनियादी चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि तब्दीली आई है पाकिस्तान में। सबसे पहले पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई थी, और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। सो पहले तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो अभी जाहिर है कि हमने जिस तरह से एक इकॉनमी को, जो एक इम्पोर्ट इकॉनमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जो है वो बना रहे हैं। और इसी तरीके से जो तीसरी बड़ी कामयाबी है, ये देखिए 2 साल हो गए हैं, ये तमाम लोग आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं 2-2 साल काबीना में हों और किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना, वैसे शौकिया इल्ज़ाम वाली बात तो अलग है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं लगा, और ये एक बड़ी कामयाबी है। सो एक ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मेरे नज़र में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही इस हवाले से। जो मेरी मिनिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब मैंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाली थी तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था शायद पिछले 10 सालों में जहाँ पे 0.62% जब 2008 में जब हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, तो उस वक्त पाकिस्तान 0.62% ऑफ जीडीपी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा था। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो ये बजट कम होकर 0.24% रह गया था। सो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा या चंद मुल्कों में होगा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा कर दिया, और उसकी जो क्रेडिट है वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने आके इसको रिवाइवल की एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई। पहला जो कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि हम इसको एक बेसिक साइंसेस के बजाय अप्लाइड साइंसेस की तरफ इसको लेके आएँ, और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया, और हमने जो तमाम हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमने चेंज किया और मेड इन पाकिस्तान को के ऊपर हम लेके गए। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो एम्फेसिस किया। कोविड आया पिछले साल, 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, हम मास्क जो है वो बरामद कर रहे थे, हम जो गॉगल्स हैं, जो फेस शील्ड्स हैं, उसके साथ जो बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों को याद होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ हैंड सैनिटाइज़र शॉर्ट हो गए थे।
तो यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया और हमने PCSIR ने सबसे पहले सैनिटाइज़र्स जो हैं उनके साथ हमने पहले प्रोजेक्ट किया डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिलके। यहाँ पे मैं ज़ाहिर है स्टैट्स को, जो पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने आकर के एक क्लोज रिलेशनशिप कायम किया पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इदारों के साथ कि हम जो चीज़ें हैं वो ख़ुद हम बना सकें। लिहाजा हमने सैनिटाइज़र्स जो हैं वो बनाने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान ख़ुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान PPEs का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। और इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ा फ़ख्र है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एतमाद हमें हासिल रहा है ये उसकी वजह से मुमकिन हो सका। हमारे कुलीग्स ने, मिनिस्ट्रीज़ ने जो हमारे साथ ताउन किया उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस साल एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिली, जहाँ पे हम पाकिस्तान की एजुकेशन जो है उसको अंडर क्रिटिसिज्म समझा जाता है। इस साल पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन एकॉर्ड का हिस्सा बना, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जो डिग्री है उसको पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली और पाकिस्तान के जो इंजीनियर जो यहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है अब वो पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज होती है। कहीं पे जाके किसी इंजीनियर को कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी जो हमें मिली। तीसरी बड़ी कामयाबी जो हमें मिली वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर का जो मेडिकल इक्विपमेंट है ये हम इंपोर्ट कर रहे थे। इस साल हमने जो वेंटिलेटर्स बनाए, जो पहला वेंटिलेटर्स जो 250 वेंटिलेटर्स माहाना अब हम बना रहे हैं, NRTC की कैपेसिटी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ड्रैप दूसरी जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको भी ये लाइसेंस अगर 1-2 हफ्तों में जारी कर देगी तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 700 वेंटिलेटर्स माहाना पे आ जाएगी, जिसके बाद हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे और पाकिस्तान विल बी अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो वेंटिलेटर्स जैसा सोफिस्टिकेटेड जो मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करता है। और इस साल के जो 3 टारगेट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो सेट किए हैं अपने लिए ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारा एक फोकस रहेगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 2 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं उनको हम एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे और पूरा हमने एग्जीक्यूशन प्लान किया है कि उसको हम कैसे प्लान करेंगे। उसमें ड्रोन शामिल होंगे, उसमें वाटर सेंसर शामिल होंगे, उसमें पेस्टिसाइड सेंसर शामिल होंगे, पैकिंग शामिल होगी, बीज की सिलेक्शन शामिल होगी और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है जैसे काली है, जिंजर है, हमारी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, इन तमाम को ग्रो करने का जो एक पूरा हमने बड़ा एक प्लान हम जो है वो कर रहे हैं। इस साल हमें उम्मीद है कि 500 फॉर्म हम जो है वो पूरे टेक्नोलॉजी फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं और 100% एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री में हमने जो कामयाबी हासिल की वेंटिलेटर बनाने की, उसके साथ अब इंशाल्लाह इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी डायलिसिस मशीन्स, अपना हम जो एनेस्थीसिया मशीन्स हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू होंगी। सियालकोट का हमने इसलिए इंतखाब किया है, $400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सर्जिकल गुड्स की सियालकोट, और वो जो $400 मिलियन की चीज़ें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं एक्चुअली दुनिया में उसकी जो इस वक्त कीमत है वो $5 बिलियन है। हो ये रहा है कि ये पाकिस्तान से बाहर चीज़ें जाती हैं, उनको सिर्फ जो है उनके साथ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर सिर्फ $400 मिलियन की जो जर्मनी पाकिस्तान से $200 मिलियन की जो सर्जिकल गुड्स इंपोर्ट करता है वो वापस इंडिया को $700 मिलियन की बेचता है। सो इस तरह के जो सियालकोट के एक जो इंडस्ट्री है उसको हम एक पूरा सहारा देंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर हम ये जो सर्जिकल गुड्स हैं इनको जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन पे लेके जाने का हमारा टारगेट है। तीसरा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हम लोग बना रहे हैं ख़वातीन हज़रात, ये वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होंगी जहाँ पे हम लोग बिजली, और मेरे भाई नदीम बाबर साहब अभी जब बातचीत करेंगे मेरे साथी वो भी आपको बताएंगे कि गैस और बिजली वहाँ पे हम लोग फराम करेंगे इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, कि वहाँ पे
जो इंडस्ट्री आएगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और बाकी इंडस्ट्री और उनको फ़ायदा हो आगे ले जाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत का अख्तिताम करता हूँ। काफ़ी हमने ग्राउंड कवर किया है। शिबली फराज साहब माजरत चाहता हूँ, पर पावर सेक्टर इसका एम्बेट इतना वसी है, काम जितने हुए हैं जाहिर है कि इसके लिए एक मिनिस्ट्री के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे हम लोग चाहिए। मुतवातर करते रहें और हमारा चैलेंज ये है कि आगे जाते हुए कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग सर्कुलर डेट का जो बहाव है उसको हम लोग कंट्रोल करें। ये हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान की आवाम को हम लोग कंपेटिटिव बिजली फराम करें। बहुत शुक्रिया जी नदीम बाबर। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसल वाडा से कि वो वाटर एंड पावर इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा, ओके, श्री मज़ारी साहब। भाइयों यार तुम रिलैक्स करो। नहीं यार, इधर ही से तुम इधर ही रहोगे, इधर ही क्वेश्चन आंसर नहीं दोगे जवाब नहीं है। Russia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको वाज़ेह हो गया होगा, इंसानी हकूक़ की जो मिनिस्ट्री है ना सिर्फ एक नई मिनिस्ट्री है, लेकिन आम पिछली हुकूमतों ने तो बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी भी होपफुली इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री विल कम अप टू द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस प्लेस किया है इंसानी हकूक़ के इशू पे, तो इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री भी आगे बढ़ती गई है। लेकिन है ये 2015 के एंड में ये मिनिस्ट्री बनी थी और उसके बाद कई कवानीन पास हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो हमारी मिनिस्ट्री की 3 pronged अप्रोच है। एक कि जो कवानीन बने हुए हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से उनको हम इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, जिधर गैप्स हैं कवानीन में उधर नई लेजिस्लेशन हम इंट्रोड्यूस करें। और तीसरा कि कोई फ़ायदा नहीं मुल्क में कवानीन होने का जबकि लोगों को इन कवानीन के बारे में मालूम ही नहीं है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को जब मालूम ही नहीं है कि उनके हकूक़ के कवानीन किधर हैं मुल्क में, तो वो कैसे वो अपने हकूक़ के लिए वो ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इस वास्ते ये 3 pronged स्ट्रैटेजी है। और मैं ये बताती चलूँ कि इंसानी हकूक़ का इशू अब सेंट्रल हो गया है फ़ॉरेन पॉलिसी में और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा GSP+ जो है वो ह्यूमन राइट्स पे डिपेंडेंट है। हमें ट्रेड की जो एडवांटेजेस मिलते हैं उसके निस्बत हम पे डिमांड है कि हम इंसानी हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन करें। पाकिस्तान ने 7 बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस पे दस्तखत किया हुआ है, हम पार्टीज़ हैं। और GSP+ का ये है कि हमें अपने जो फ़राइज़ हैं इन कन्वेंशंस के तहत उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इस वास्ते ह्यूमन राइट्स अब है ये फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, इंटरनेशनल ट्रेड में सेंट्रल हो गया है। और हमारा अप्रोच ये नहीं है सिर्फ सोशल वेलफेयर बेस्ड कि कोई गरीब है तो उसकी आप इमदाद कर दें, नहीं, हमारा है राइट्स बेस्ड अप्रोच। यानी कि आप हर शहरी का हक है, उसको आइन में हक दिया गया है और वो हक हमने एज अ हुकूमत उनको देना है। ये फ़र्ज़ हमारा बनता है, ये कोई हम उनके लिए फेवर नहीं कर रहे। तो हमारी मिनिस्ट्री का राइट्स बेस्ड अप्रोच है। अब इस सिलसिले में मैं फटाफट आपको बताती चलूँ कि जो कवानीन हमने इम्प्लीमेंट किए, और मैं ये भी बता दूँ कई हमारे कवानीन पार्लियामान की ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमिटीज़ में काफ़ी अरसे से अटके हुए हैं। हमारा डिसेबिलिटीज़ बिल अब जॉइंट सेशन में जाएगा क्योंकि सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इतना डिले कर दिया कि वो टाइम पीरियड जो होता है वो गुजर गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो सियासत खेली जाती है इंसानी हकूक़ की ऑपोजिशन की तरफ से, इससे बहुत से नुकसान हमें होते हैं। हमें क्या, कौम को होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि शहरियों के पास उनके जो हकूक़ उनको मिलने चाहिए वो डिले होते जाते हैं, नहीं मिलते। कवानीन जो ऑलरेडी हो गए, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्ट हो गया है, हमने लीगल एड और जस्टिस अथॉरिटी एक्ट बना दिया है, उसकी अथॉरिटी बन गई है, उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है।
हर शहरी जो कि जिसके पास फंड्स नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से लीगल एड और असिस्टेंस मिलेगी, ये ऑलरेडी बन चुका है। फिर हम समझते हैं हमने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है जिसको मैं समझती हूँ मीडिया ने इतना फोकस नहीं किया, वो ये है कि पहली दफ़ा चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को प्रोस्क्राइब किया गया है। ये अमेंडमेंट हमने डाली है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल में 1991 का जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। इसका मतलब है कोई बच्चा 14 साल की उम्र से कम जो होगा उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते डोमेस्टिक हेल्प की तौर पे अपने घरों में। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफ़ा डोमेस्टिक लेबर पे फोकस हुआ है और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे, क्योंकि आपको पता है कितने तशद्दुद होता है छोटे बच्चों पे जो घरों में रख के लोग उनसे काम लेते हैं जबकि उनको स्कूलों में होना चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ मेरी नज़र में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंसानी हकूक़ के हवाले से। फिर हमारा दियत अर्श और दामन फंड है जिसके हमने अमेंडमेंट्स किए हैं रूल्स में। ये हम पुअर प्रिजनर्स को क्या कहते हैं असिस्टेंस देते हैं जो बेल नहीं करा सके या कुछ। पहले 60 साल होता था, अब हमने 40 इयर्स कर दिया है कि 40 एंड अबव जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको हम ये एड और असिस्टेंस दे सकेंगे। फिर कई कवानीन हमने बनाए हुए हैं, जैसे मैंने डिसेबिलिटीज़ बिल की बात की जो अभी डिफरेंट जगहों पे अटके हुए हैं, प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। हमने क्या कहते हैं टॉर्चर का बिल हमारा लॉ मिनिस्ट्री वेट कर रही है। क्रिश्चियन एंड मैरिज डिवोर्स बिल, आपको पता है पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो माइनॉरिटीज़ को अपने पर्सनल लॉज अलाउ करता है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, क्रिश्चियन मैरिज बिल और डिवोर्स और मैरिज बिल अटका हुआ है क्योंकि बहुत से सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के पाकिस्तान में और एक सेक्ट ने अभी कहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो अब हम नेगोशिएशंस चल रही हैं क्योंकि जब तक वो लोग खुद नहीं राज़ी होंगे हम इस बिल को आगे पुश नहीं करना चाहते। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बिल ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी में नेशनल असेंबली में है और ये क्या कहते होपफुली जल्दी निकल जाएगा। पिछले साल जो डिलेज हुई थी इस कमेटी में होपफुली अब नहीं होंगी। हमारा सीनियर सिटीजन्स बिल ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, यही ह्यूमन राइट्स कमेटी में अटका हुआ है। कल भी चेयरमैन बिलावल जरदारी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साल हो रहा है, आप मेहरबानी से इस बिल को पास करें। ये सीनियर सिटीजन्स बिल है, इसमें कोई सियासत खेलने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि वो बिल अब होपफुली प्रोसेस करके करेंगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जब आए थे पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा कि ये बच्चों को जो स्कूलों में मार पिटती है इसको बंद कर देना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अब टेबल करना है, पूरा तैयार है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है, होपफुली वो करेंगे। और एक इशू जो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत लाजमी है वो हमारा इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बिल है जो कि लॉ मिनिस्ट्री अब उसको वेट कर रही है, सारे स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है। ये हमारा और आपको अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के स्टेटमेंट्स भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, क्योंकि किसी जमहूरियत में आप इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं कर सकते। हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, शिबली साहब अब आ गए हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, वो पिछली में जो SAPM थी उन्होंने कुछ डिलेज किए थे, बट शिबली साहब ने वादा किया है कि जल्द इस बिल को हमारे साथ बैठ के जो इनकी मिनिस्ट्री का बिल है देखेंगे और जल्द प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारे बिल में हमने सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से कंसल्टेशंस की थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वालों ने भी इनपुट दिए थे, तो हमने बहुत कंसल्टेशंस करके एक बड़ा इनका ऑल इनकम्पसिंग बिल बनाया था जिसमें ओनर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इंश्योरेंस थी, बहुत सी चीज़ें डाली हैं उसमें, सेफ्टी सिक्योरिटी थी, प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज था। तो ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव बिल है और होपफुली ये जल्द अब हम बना के तो आगे पे CCLC के बाद ले जाएंगे आगे। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मॉनिटर करते हैं मुल्क में। हमारे पास 6000 से ज़्यादा केसेस आए हुए हैं जो हमने रिड्रेस किए हैं ओवर द 2 years। फिर हमारे क्या कहते हैं कंप्लेंट्स जो सिटीजन्स पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स पोर्टल पे आते हैं, वो ऑलमोस्ट 17,000 हमने रिड्रेस करके लोगों को सेटिस्फाई किया है। हमारी
हमारी हेल्पलाइन बहुत एक्टिव है, हमें 5 लाख कॉल्स आई हैं दो साल के अंदर, और हमने लीगल सर्विसेज जिन लोगों ने मांगी हैं वो 11,000 लोगों को हमने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हमारी हेल्पलाइन पे वकला भी बैठते हैं एंड ये रात के 10-11 बजे तक खुली होती है। पहले 24 आवर्स होती थी, अब कोई फंडिंग की वजह से कम हो गई है। बट हमने एक कोविड के ज़माने में एक चीज़ की है कि एक सीक्रेट कोड है कि अगर कोई ख़वातीन को ख़ास तौर पे तशद्दुद हो रहा हो, वो घर से निकल नहीं सकती, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, तो वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके एक सीक्रेट कोड सिर्फ प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगी उनकी लोकेशन और वहाँ हेल्प पहुंच सकेगी। तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और क्या कहते हैं, एक चीज़ रजिस्ट्री हमने प्रिपेयर की है, अब इंटीरियर से और नादरा से बात हो रही है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। क्योंकि जब आप सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बनाएंगे तो फिर आपको जो और दुनिया में मुल्क में लोग सेक्स ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, ताकि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर पकड़ा गया हो, जैसे हुआ है इधर, और वो वापस आ रहा हो पाकिस्तान में, तो हमें पता चलेगा कि इसका इज़ ही अ सेक्स ऑफेंडर, ताकि हुकूमत पहले से तैयार हो। और इससे फिर मैं आऊँगी कि तीसरा जो हमारा पहलू है कि अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन। हमने चाइल्ड अब्यूज़ पे बहुत कैंपेन शुरू की है, हमने टीवी पे छोटे वो वीडियोस भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की किए हैं। इस्लामाबाद के एरिया में मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती रही हूँ क्रिएटिंग अवेयरनेस, और हमने हर इलाके में इस्लामाबाद के सिटीजन्स ग्रुप्स बनाए हैं, उनको मटेरियल दे रहे हैं कि वो खुद अपने इलाकों में लोगों को अवेयरनेस दें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। और अब ये कोविड ज़रा और रिलैक्स हो जाए तो फिर से हम अपने खुद जाके मैं इस्लामाबाद के स्कूल्स में ये इशू टेकअप करूँगी। हमने सेंसिटाइज, एक जो पाकिस्तान की कई बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, एक तो पर्सनल लॉज माइनॉरिटीज़ के, दूसरा ट्रांसजेंडर कानून जो हमारा है। 6-7 मुल्क हैं दुनिया में जिनके पास ये ट्रांसजेंडर का कानून है, लेकिन इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा था। हमारी हुकूमत आई, हमारी मिनिस्ट्री ने इसकी ओनरशिप ली, और अब ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन हमने की है जुडिशरी के साथ, पुलिस के साथ। हमने ट्रांसजेंडर वार्ड बनाया है पिम्स में, अलहदा ट्रांसजेंडर्स एम्प्लॉय किए हैं, बल्कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले सीडो की कॉन्फ्रेंस में हमारी डेलीगेशन में हमने अपने ट्रांसजेंडर को साथ लेके गए। सो वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मेन स्ट्रीमिंग ट्रांसजेंडर्स की। अब हमारा ट्रांसजेंडर सेंटर भी खुलने वाला है, तो इंशाल्लाह ये जो डेवलपमेंट है ये हम समझते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड है। आजकल हमारा फिल्म फेस्टिवल ऑन ह्यूमन राइट्स चल रहा है, 12 ह्यूमन राइट्स स्टोरीज़ हैं, और जिसमें सबसे पहले हमने एक फ़िल्म दिखाई थी कश्मीर के ऊपर, फरियाद। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू कश्मीर पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारी मिनिस्ट्री ने और मैंने एक्शन लिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत पावरफुल नैरेटिव था लिंकिंग मोदी एंड क्या कहते नाटसीज़म एक तरफ, और मूडी का जो हिंदुत्व सुप्रेमेसिस्ट एजेंडा है वो इकट्ठे लिंक करना, फैशिस्ट का एजेंडा। और इस हवाले से जब लॉकडाउन वो सीज हुआ है August 5 को जो हिंदुस्तान ने किया, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर को मैंने ख़त लिखा, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनकी। मैंने 18 स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को ख़त लिखा जिनकी स्टेटमेंट अभी रिसेंटली फिर आई है कंडेमिंग जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। हमने UN ओचा को लिखा कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं, उस पर अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप एक्शन नहीं हो सका, बट बहरहाल कश्मीर के इशू को हमारी मिनिस्ट्री ने ह्यूमन राइट्स एंगल से टेकअप किया हुआ है, और हम इस पे बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं। और मैं इस वास्ते जिनीवा भी गई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, एंड आई एम इन टच विद द UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर। हमारा क्या कहते विमेन के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, विमेन इनहेरिटेंस राइट्स पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मिलके उनके जो हेड हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। हम ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोग ख़वातीन को बता रहे हैं उनके हकूक़ क्या हैं, विरासत क्या कि क्या उनके हकूक़ हैं, उनको मिलने चाहिए।
तो ये हम पुश कर रहे हैं और ये हम उन क्या कहते हैं प्रोविंसेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास काफ़ी अथॉरिटी चली गई। और इधर मैं फाइनली कहती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी हमारे साथ, मेरे अंडर के विमेन प्रिजन्स का हाल, विमेन प्रिजनर्स का रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को हम दिखाएंगे कि हर प्रोविंस में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए विमेन प्रिजनर्स के लिए। तो हमारी इंसानी हकूक़ का हर इट्स क्रॉस कटिंग अक्रॉस अदर मिनिस्ट्रीज़, और इस सिलसिले में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एजेंडा भी हमने टेकअप कर लिया है। हम अपने रीजनल ऑफिसेस भी टेकअप कर रहे हैं, और इंडिविजुअली मेरे पास कोई 90 केसेस अब तक आए हैं लोगों के, चाहे AJK में हो चाहे सिंध में हो, एंड हमने वो रिजॉल्व किए हैं। ख़वातीन के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ, जो केसेस इंडिविजुअली भी आते हैं हम उनको टेकअप करते हैं। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी हुकूमत का फोकस इंसानी हकूक़ का बहुत सेंट्रल है हमारे एजेंडा का, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी, PTI की आइडियोलॉजी का हिस्सा है और हम इसको बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है इस हुकूमत के, जाना कि पिछली हुकूमतों का मेरा नहीं ख्याल किसी ने कभी पूछा होगा कि इंसानी हकूक़ की वजारत में काम क्या हो रहा है। लेकिन अब हमसे पूछते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम इंगेज करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है उससे हर शहरी को जो उसके आईनी हकूक़ हैं वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Only 20 minutes. Story of your life. मैं कर दूं? जी। दो साल कारकर्दगी पर विफाकी वज़रा की जानिब वफाकी वज़रा की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें जो वफाकी वज़रा हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब से चंद लम्हे पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने भी गुफ्तगू की और इसके साथ साथ शीरी मज़ारी ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ारत मवासलात ने ट्रांसपेरेंसी का काम किया, ये बात की है मुराद सईद ने। उन्होंने कहा कि नए मनसूबों को प्रोक्योरमेंट पर ले गए हैं। हमें सॉवरेन गारंटी लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपनी गारंटीज इशू कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें 20% हम पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले रहे हैं, बाकी 80% पैसा हम अपनी वजारत से अपनी क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू बैंकों से अरेंज कर रहे हैं। तो हमारी कोई लायबिलिटी भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एज सच। मैं जल्दी से शॉर्ट बात करूँगा कि बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बताना है। हमने जी क्रेडिट रेटिंग एक हमारा बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, और अल्लाह की मेहरबानी की इस वजारत इमरान खान साहब की हुकूमत और उनकी कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट अप्रोच के तहत हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आपको पता है कि जी दासू का प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। मोमन हमने 54 साल के बाद शुरू करवा दिया है, पैसे डिसबर्स कर दिए हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। दामिर बादशाह पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने जा रहा है, ख़ित्ते में हम स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं, उसकी डिसबर्समेंट्स पेमेंट की हो गई हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। सिंध बैराज की स्टडीज़ का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हम सिंध के पानी का मसला हल करना चाहते हैं। और याद रखें कि जी ये सारे प्रोजेक्ट्स यूजुअली गवर्नमेंट्स नहीं करती, स्पेशली जब इकॉनमीज़ मेल्ट हो रही होती हैं। तो मैं इसको डेकेड्स ऑफ डैम भी कहूँगा जो इमरान खान साहब की सरबराही में बन रहे हैं, और 112 छोटे डैम्स भी हम बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे मेजर डैम्स हैं उसके अंदर हमने कोई तासुब या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, सारे सूबों को इक्वली हम लेके चल रहे हैं। सारे सूबों के अंदर बड़े डैम्स बन रहे हैं, और मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेंच का, जिसकी वजह से हमें बड़ी मदद मिल रही है। मैं इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंडस वाटर के अंदर, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा पानी की सिक्योरिटी का मसला है और हम अपना राइट को सिक्योर भी कर रहे हैं, प्रिक्योर भी कर रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए हमने नैब से भी सारी चीज़ें शेयर की हैं। जो हमसे सवाल किया, 2 डॉक्यूमेंट्स अगर हमसे मांगे तो हमने उनसे कहा जी आपके लिए पूरा दफ्तर अवेलेबल है, ताकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो बड़े मंसूबे हैं वो आगे हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे आगे भी ये प्रोजेक्ट्स ना रुकें। नंबर 1, 25% अभी हमारा हिस्सा है
उमर अयूब साहब की कंट्रीब्यूशन के अंदर, एनर्जी के अंदर। लेकिन जब हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह तो 40% हमारा हो जाएगा, जिसका बेनिफिट पाकिस्तानी कौम को होगा। ये वो डैम्स हैं जो अयूब खान साहब के बाद बनने थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके। इफ्तिताह भी हुए, रिबन्स भी कटे। मैं उस सभी सियासी पहलू पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने ये सारे डैम्स एग्जीक्यूट किए हैं, रिबन्स कम काटे हैं, ग्राउंड पे मशीनरीज और कॉन्ट्रैक्ट डिसबर्स किए हैं। ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट, नैब और बाकी सारे इदारों के अंदर 100% हमने मेक श्योर किया है कि हम कोई भी 0.% की भी कहीं कोई वायलेशन ना कर सके। इस सब चीज़ों का सहरा जो है वो मेरी वजारत की टीम, जिसमें मेरे ऑफिस बॉयज़, प्यून्स, ड्राइवर से लेकर मेरे मातहत इदारे, उनके चेयरमैन, उनकी टीम, स्पेशली वापडा, उनके चेयरमैन की ज़बरदस्त खिदमात, मेरे सेक्रेटरी, मेरे JS, मेरे इरसा की टीम, मेरे फ्लड कमीशन की टीम, ये सारा क्रेडिट और सारा सहरा जो है इमरान खान साहब के बाद मैं उनके नाम करता हूँ। उनकी कामयाबी की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि पाकिस्तानी कौम के सामने बैठ सकूँ, और उनकी जो भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हैं, जो इंसान ने गलती करते हैं, उनकी सारी मिस्टेक्स जो ना सोचते समझे गलती हो जाए इंसान से, उनकी सारी मिस्टेक्स का जिम्मेदारी मेरी है और सारे अच्छे कामों का क्रेडिट और सहरा उनकी तरफ जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी वजारत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स का अमाउंट है वो 1.1 ट्रिलियन है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही मेगा फाइनेंसिंग एरिया है इस गवर्नमेंट का। और इमरान खान साहब की हुकूमत की ब्यूटी और बेस्ट बात यह है कि पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमने किया गया है। इंडिया के साथ भी हम एमिकेबली चीज़ें लेके चल रहे हैं और अपने राइट्स को सिक्योर भी कर रहे हैं, और जॉब्स जनरेट हो रही हैं, थाउजेंड्स में हो रही हैं, कहीं 16,000 हो रही हैं, कहीं 8,000 हो रही हैं, कहीं 24,000 हो रही हैं। पैरेलल इंडस्ट्री को हम बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, लोहा, सीमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल स्टाफ और ये सब चीज़ों के अंदर। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि बाय फार वी आर परफॉर्मिंग, और हमने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं सोच के किया कि इसकी वजह से हमें वोट मिल जाए, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट 8, 10 साल, 6 साल, 7 साल की का टाइम पीरियड रखते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम छोटे छोटे मंसूबे करते 2-3 साल के, और अगली बार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम खड़े होते हैं। और ये मैंने इमरान खान साहब को जाके पूछा भी था, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की सालमियत और कौम की कामयाबी के लिए काम करो, वोट मिले ना मिले, इलेक्शन जीते या ना जीते, ये अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं। हम अपनी काविशों कोशिश करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैंने आपको मोटी मोटी 4 चीज़ें बताई, मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूँ। क्रेडिट रेटिंग हमारी आ गई है, हमें किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी की ज़रूरत नहीं है। ये वाहिद वजारत है 65 साल के अंदर जिसने ये मार्का मारा है, अल्लाह की मेहरबानी से। हम 20% पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान से रहे हैं इन हालात में, 80% हम कर रहे हैं। टर्न अराउंड साइकिल हमारी सारे प्रोजेक्ट्स की 8 से 10 साल पे बैक है। 95.6% पे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं कोई भी बेहतरीन मुल्क के अंदर। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, मेरी टीम की कामयाबी है, टेक्निकल लोग वो हैं। हम 98.2% की कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अनहर्ड और अनसीन है, जिसको इंडोर्स किया वर्ल्ड बैंक ने, एशियन बैंक्स ने। और हमने आउट ऑफ द बॉक्स सारे सेटलमेंट्स कर दिए, ज़मीनें खरीद दी हैं, पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट्स करके अवार्ड करके ग्राउंड पे सारा काम शुरू करा दिया है। और उसके लिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द इनवाइट भी करूँगा, साथ लेके भी चलूँगा, ताकि आप लोग अपनी आंख से भी देख सके। बाकी शिबली साहब डिटेल्स हम बाद में करते रहेंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मीडिया और आपकी इजाज़त सर, मुझे लाहौर के लिए निकलना है, तो मुझे आप इजाज़त दे दीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया साहब। मैं अभी बस ये मिनिस्ट्री हमारी एक बड़ी, देखें आमतौर पे पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री एक बड़ी ऐसी एक मिनिस्ट्री थी जिसका कि कोई इंटरफेस होता नहीं था, लेकिन अली जैदी साहब ने आकर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बैठे हुए हैं जी, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं जी। वैसे मैं इनको कहते हैं, मैं कल फिर बुला लूंगा, कोई बात नहीं। कल भी हम कर रहे हैं, कल भी एक सेशन कर रहे हैं, कल भी एक सेशन कर रहे हैं हम। इनके 2 सवालात याद रखिएगा और उनको छोड़ना नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं कल लास्ट सेशन है हमारा, ठीक है जी 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 जी। अली साहब, अली जैदी साहब,
यहीं से बैठे बैठे कर लें। हाँ। आवाज़ आ रही? चलें जी, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिबली फराज साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, और ये भी ट्रेडिशन है हमारी जमात का कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम ही ने की हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आवाज़ आ रही है ना? हिलने की ज़रूरत तो नहीं है ना यहाँ से? हाँ, ये भी एक इसी का तो डर है, ताकि गलत ना समझ लें, माइक में आवाज़ सारा सही रिकॉर्ड हो जाए, ये ना हो। अच्छा जी। नाज़रीन, इस वक्त विफाकी वुज़रा अपनी विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर विफाकी वुज़रा प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं इस्लामाबाद में, और तमाम जो वुज़रा हैं वो जो है अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या कारकर्दगी रही है इन 2 सालों में। और इस वक्त आप ये लाइव मनाज़र देख रहे हैं। यही रखनी होती है कि आप जवाबदेह होते हैं अवाम के सामने और मीडिया के सामने, और आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे पूछें कोई सवाल कि अपार्टमेंट कहाँ से ख़रीदे थे, तो आप उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन पे पथराव शुरू कर दें। तो जो सवाल है आप पूछें और आपको जवाब इसके मिलेंगे। देखिए जी, जो वजारत है, जैसे शिबली साहब ने कहा, पहले ये पोर्ट्स एंड शिपिंग कहलाती थी, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम कहलाती है, मैरी टाइम अफेयर्स। इसके जो जब ओथ लिया था, तो जो पहले इसका जो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट था, या जो लोग इसके बारे में सोचते थे, तो पहली चीज़ आती थी कि जनाब प्लॉट बेच दिए KPT के, और पोर्ट कासिम के प्लॉट बेच दिए, और जनाब बड़ा माल कमा लिया, जो कि सही सोचते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गलत कोई नहीं सोचता था, ये सही सोचते थे कि जी प्लॉटों पे कब्जा करा लो, और पोर्ट कासिम के प्लॉट जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों बेच दो और माल बनाओ। और कोई इसके अंदर कभी कोई सीरियसली किसी ने सोचा नहीं कि ये मैरी टाइम का सब्जेक्ट जो है ये कितना डीप और कितना बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, वो जब मैं बात करता था तो लोग मुझसे पूछते थे ये ब्लू इकोनॉमी क्या चीज़ है, तो समझाना पड़ता था और आज भी समझाना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक अप्रिशिएट किया, ट्वीट की थी हमारे मिनिस्ट्री की एक शिपिंग पॉलिसी पे, तो मुझे बड़े बड़े काफ़ी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लोगों का फ़ोन आया, लोगों का, उन्होंने कहा जी ये ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो उसको पहले आसानी से समझा देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, डिजिटल इकोनॉमी होती है, इसी तरह ब्लू इकोनॉमी भी होती है, जो कि सी शोर से लेके और सी ट्रेड और वो सारा इसके अंदर इनकम्पस होता है। और ये ग्लोबली इसके जो नेट एसेट्स हैं वो एस्टिमेटेड $23 ट्रिलियन के हैं। दुनिया के अंदर जो भी आप मुल्क उठा लें, तरक्की याफ्ता मुल्क या कोई भी